हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स और वीक इंटरेक्शंस, ठीक है, या जिसको अपन स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आपका जो ऑक्टेट इलेक्ट्रोवैलेंस थ्योरी, डुप्लेट इलेक्ट्रोवैलेंस थ्योरी, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग में जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो था, इसको अपन ने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स और स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स जो है, इसमें कौन से आपके बॉन्ड्स आते हैं। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसका एनर्जी आपका 100 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल तक हो सकता है, ठीक है। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के जो भी हम बॉन्ड्स पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन दी स्टेबलाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, इनके प्रॉपर कन्फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करने के लिए आपके वीक इंटरेक्शंस और नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो है ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो आपके बायोमोलिक्यूल्स है, इनके कन्फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करने के लिए अगर आपका ये वीक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनलिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर कोई प्रोटीन है और इसको आपको स्टेबलाइज करना है, तो ये फॉर एग्जांपल आपका प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है इसको अगर आपको स्टेबलाइज करना है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके अलग अलग वीक इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली जो आपका प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन एक पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशन में स्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, ठीक है। और ये आपका जो कन्फॉर्मेशन रहेगा, इसको अपन बोलते हैं नेटिव कन्फॉर्मेशन। और नेटिव कन्फॉर्मेशन मतलब ये रहेगा आपका एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन आपका नेटिव कन्फॉर्मेशन में ही एक्टिव होता है, बराबर, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ये सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, जो आपके बायोमोलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में आपके जो बायोमोलिक्यूल्स है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए नंबर ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस अगर इन्वॉल्व है, तो इसमें आपको 4 टाइप के नॉन कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने को मिलेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स या फिर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज वेल एज वीक बॉन्ड में पढ़ते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो है, इसको स्ट्रॉन्ग कब बोलोगे और वीक कब बोलोगे, ये हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आप ये वर्ड कब यूज़ करोगे, जब आपका आयोनिक इंटरेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तब जाके दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फॉर्म होता है और फाइनली आपका वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड डेवलप होता है। तो आयोनिक बॉन्ड अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। बट वही बॉन्ड का अगर आप एनर्जी कम करते हो, दो आयंस के बीच में आपका इंटरेक्शन कम करते हो, तो वो बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तो ये दो अलग अलग वर्ड है, और हमें यहाँ पे ये दोनों वर्ड आपको कब यूज़ करने हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आप बॉन्डिंग को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन वंडरवॉल इंटरेक्शन को। जब भी हम वीक बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जब बात करते, तो वो उनके एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड ये किसको इंडिकेट करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन दी बॉन्ड, ठीक है। तो आपके बॉन्ड में कितना एनर्जी प्रेजेंट है या बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उसको ये आपका वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कोवलेंट बॉन्ड का, तो उसका एनर्जी आपका अप टू 100 किलो कैलोरीज तक हो सकता है। तो आपका जो बॉन्ड एनर्जी है ये अगर 100 किलो कैलोरीज तक है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका एनर्जी होता है 100 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद में अगर वीक इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर अपन बात करते तो इसका एनर्जी आपका 2 to 7 किलो कैलोरी पर मोल तक होता है। तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका एनर्जी 2 to 7 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल तक हो सकता है, ठीक है। अब हमने जो चार अलग अलग टाइप के वीक बॉन्ड्स की या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात की, तो ये आपका सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका एनर्जी 8 to 21 किलो जूल तक हो सकता है, ठीक है। अपन इसको बोला किलो जूल पर मॉलिक्यूल, मतलब ये बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी 8 to 21 किलो जूल पर मोल तक हो सकता है। उसके बाद में आयोनिक इंटरेक्शन जो है इसमें आपका एनर्जी 42 किलो जूल तक हो सकता है, ठीक है। तो आयनिक इंटरेक्शन में आपका एनर्जी जो है ये 42 किलो जूल पर मोल तक हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है इसमें एनर्जी होता है आपका 4 to 8 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। तो सबसे कम एनर्जी वाला होता है आपका, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है आपका 0.4 to 4 किलो जूल पर मॉलिक्यूल तक, ठीक है। तो ये आपका वंडर वॉल सबसे कम 0.4 to 4। उसके बाद में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दैट इज़ 4 to 8। उसके बाद में आयनिक इंटरेक्शन 42 किलो जूल, और उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका 8 to 21 किलो जूल तक एनर्जी इसकी हो सकती है, ठीक है। तो इन दिस वे आपके ये जो चार अलग अलग टाइप के जो आपके इंटरेक्शंस है या बॉन्ड है, इनका एनर्जी अलग अलग होता है, ठीक है। बट अगर कहीं कहीं पे, जैसे अपन इसके पहले पढ़ा था कि नॉन कोवेलेंट, आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका एनर्जी होता है 100 किलो कैलोरी तक। तो कहीं पे अपन एनर्जी को कैलोरी में कंसिडर कर रहे हैं, कहीं पे आपका एनर्जी जो है ये अपन कंसिडर कर रहे हैं किस में, आपके जूल में। तो 1 कैलोरी मतलब क्या होता है, तो 1 कैलोरी मतलब होता है आपका 4.184 जूल, ठीक है। और अगर जूल को आपको कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है आपका 1000 किलो जूल, ठीक है। तो इन दिस वे आप किलो कैलोरी जो है इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो आपका कैलोरी है इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये हो गया बॉन्ड एनर्जी। तो जो भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है इसके डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जो एक्सप्लेनेशन अपन ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब अपन ने 3 इंटरेक्शंस पढ़े थे, एक पढ़ा था कोवेलेंट, दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट और तीसरा पढ़ा था कोऑर्डिनेट। तो जो एक्सप्लेनेशन आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का था वही एक्सप्लेनेशन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ये कैसे फॉर्म होता था, या फिर आयोनिक बॉन्ड जिसको अपन सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं, ये आपका कैसे फॉर्म होता था। तो हमारे पास में सोडियम है और हमारे पास में क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, क्लोरीन का होता था 287। अब सोडियम जो है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का है टू अटेंड दी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है टू द क्लोरीन। तो अब ये दोनों भी जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये इनर्ट गैस की तरह हो गया। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 आ गए
और क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक्सेप्ट करने के बाद में 8 आ गए। बट इस केस में हुआ क्या, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो उस केस में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया है। इस केस में सोडियम एंड क्लोरीन के ऊपर अगर चार्ज डेवलप होते हैं तो ये दोनों भी अपोजिट चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है इसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। एंड फाइनली सोडियम एंड क्लोरीन जो है, एक क्लोराइड जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे एंड यहाँ पे बनेगा आपका सॉल्ट। तो अगर यहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे अगर आपका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो इसलिए ये बॉन्ड को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या सॉल्ट ब्रिज जो भी हो, इसके जितने भी नाम हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्म होता है इन बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एंड बाय डूइंग सो सोडियम मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम डेवलप पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम डेवलप नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड फाइनली दे फॉर्म दी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बट यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है जिसको अपन फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स जो है, ये जितना फोर्स आपका मैक्सिमम होता है उतना आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है इसका फोर्स कितना रहेगा, तो इसका फोर्स कितना होना चाहिए इसको एक्सप्लेन किया कोलम्स ने। तो कोलम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे एक हमने इक्वेशन बनाया है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या है, डी है। ठीक है ना, तो आपका जो कोलम्स लॉ है इसका जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, Q1 एंड Q2 का मतलब होता है चार्ज ऑन टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है और आपके क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, तो जो भी दो आयंस है या एटम्स है इनके बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, और डी मतलब आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो जो भी आपका मीडियम है, ये मीडियम वैक्यूम हो सकता है या फिर ये मीडियम आपका वाटर हो सकता है। अगर वाटर की हम बात करते तो वाटर का डी का वैल्यू होता है 80, और वैक्यूम की अगर अपन बात करते तो वैक्यूम का डी का वैल्यू होता है 1। तो इन केस ऑफ वैक्यूम के केस में डी जो है, ये डी आपके फोर्स के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं ला रहा है, क्योंकि 1 वैल्यू अगर वहाँ पे पुटअप करोगे तो आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स कितना होना चाहिए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑन स्पीशीज। तो अपन बोलेंगे कि चार्ज अगर स्पीशीज के ऊपर बढ़ता है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आपका डिस्टेंस मतलब आर स्क्वायर, दो आयंस के बीच में डिस्टेंस आपका कम होता है तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है ना। तो डिस्टेंस कम करो तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए अपन उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखा है। तो फोर्स को बढ़ाना है तो डिस्टेंस को कम करो, फोर्स को बढ़ना है तो चार्ज को बढ़ाओ। तो इसलिए अपन ने लिखा F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो D का वैल्यू जो है ये मीडियम डिसाइड करता है। अगर आपने वैक्यूम में अगर कंसिडर किया तो सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डी वैल्यू वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं ला रहा है। बट वाटर में अगर अपन ने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो डी वैल्यू वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है 80 का। तो अगर डी हमारा क्या है 80 है, ठीक है, तो ये आपका
वाटर जो है इसका D कितना रहेगा 80, और वैक्यूम जो है इसकी D की वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो D वाटर का अगर 80 है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे D की 80, तो ये आपके Q1 Q2 R स्क्वायर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ला रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि Q1 Q2 R स्क्वायर वैल्यू जो है ये आपकी कम हो जाएगी। ये अगर कम होती है तो फोर्स भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा इन केस ऑफ वाटर। तो इसलिए वाटर में सोडियम एंड क्लोराइड जो है ये कभी भी एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट नहीं करते, वो हमेशा आयन फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी कारण आपका जो फोर्स है सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तो जैसे अपन बात करते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग जो है ये क्रिस्टल्स में आपको देखने को मिलता है या फिर सॉल्ट में आपको देखने को मिलता है, बट ये जो भी आपके क्रिस्टल और सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका, ये आप जैसे ही वाटर में ऐड करते हो तो ये आपका डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है। डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है मतलब ये आपका आयोनाइज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोराइड जो है NaCl, इसको जैसे ही वाटर में आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल salt molecules are sodium acetate, पोटेशियम पायरुवेट एंड इथेनोलामिन क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका सोडियम एसीटेट, इसको भी अगर वाटर में ऐड करते हैं तो ये आपका डिसोसिएट होगा। उसके बाद में पोटेशियम पायरुवेट और सबसे लास्ट में आपका इथेनोलामिन क्लोराइड। तो हर एक जगह पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी आपके सॉल्ट है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो जैसे ही हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर, वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड ये आपके आयंस डिसोसिएट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस केस में जो आपका फोर्स है ये अगर बहुत कम है तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फॉर्म होता है, बट वो कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो भी सॉल्ट होते हैं ये आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, है ना। तो मैग्नीशियम आयन, ये सब आपके क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कभी भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपको हमेशा आयोनिक इंटरेक्शन ही देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपका नेक्स्ट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फॉर्म होगा। इट इज फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आपका ये बॉन्ड फॉर्म होगा। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से एक हाइड्रोजन का डोनर होता है और एक हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म बिटवीन अनचार्ज मॉलिक्यूल एज वेल एज चार्ज मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम बोल रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फॉर्म होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन का डोनर होता है और दूसरा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का डोनर, दूसरा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में शेयर किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है
ये फॉर्म कैसे होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका अगर आपको पढ़ना है तो इसमें एग्जांपल लेंगे अपन वाटर का। तो ये आपका एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन, उसके बाद में ये आपका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, उसके बाद में फिर से एक आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्सीजन और फिर से आपका हाइड्रोजन। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट की हाइड्रोजन का जो डोनर है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन का एक्सेप्टर जो है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर हम यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करते तो वाटर मॉलिक्यूल में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, बराबर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में है कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो ये आपका हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आपके ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पे पढ़ते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तो ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन, इसलिए ये डेल नेगेटिव डेवलप करेगा और हाइड्रोजन डेवलप करेगा डेल पॉजिटिव। तो वैसे ही हर एक हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव होना चाहिए और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे डेवलप होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डोनर है आपका ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का डोनर है और ये जो है आपका दूसरा ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन का एक्सेप्टर बन गया, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन का एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन का डोनर, जहाँ पे हाइड्रोजन को अपन सेंटर में शेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन इज शेयर बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हर एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। आप ये वाटर मॉलिक्यूल पढ़ते हो तो इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है, ठीक है। ये आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद में ये आपका दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद में ये आपका तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद में ये आपका चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। बट लिक्विड स्टेट में वाटर जो है ये सिर्फ 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड को ही बना पाता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये मैक्सिमम आपके 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है। तो सॉलिड स्टेट मतलब आइस, ठीक है। तो आपका जो वाटर है ये सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएगा और आपके सॉलिड स्टेट में ये आपके आइस स्टेट में ये मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएगा और लिक्विड स्टेट में ये आपका मैक्सिमम 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड को ही बना पाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी हाइड्रोजन एटम। उसके बाद में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की अपन बात करते तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ये आपका एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है
और दूसरा ऑक्सीजन जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन का डोनर है, ये हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर अपन बॉन्ड देखते तो ये बॉन्ड आपका कौन सा है, कोवैलेंट। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन देखते तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, बराबर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका 10% कोवैलेंट होता है और 90% ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इसको अपन शेयर कर रहे हैं इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपका फॉर्म होता है तो डिफरेंट कंडीशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपका कोलिनियर अगर है तो इसकी कोलिनियरिटी के ऊपर, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फर्स्ट बॉन्ड एंगल। आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है जिसको अपन कोलिनियरिटी बोलते हैं। तो अगर ये कोलिनियर है मतलब 180 डिग्री में है तो आपका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद में बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। और सबसे लास्ट में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो 3 पॉइंट है जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के एनर्जी को डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट है आपका बॉन्ड एंगल मतलब कोलिनियरिटी। अगर वो 180 डिग्री पे है तो अपन बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपका 180 डिग्री में फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका लेंथ 2.88 एंगस्ट्रॉन है। अगर हम कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 180 डिग्री से अगर आपका एंगल हाइड्रोजन बॉन्ड का कम होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी कम होते जाएगा। उसके बाद में बॉन्ड लेंथ जितना आपका कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम 2 ऑक्सीजन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है। अगर हम 2 ऐसे एटम्स लेते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी भी क्या रहेगा, एज कंपेयर विद द फर्स्ट कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें आपका जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया 3.04 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 2.88 एंगस्ट्रॉम, इसलिए ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो ये आपका क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डोनर है और दूसरा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है, बट ये आपका स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बट एंगल 180 डिग्री से कम है। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, तो ये आपका वीक हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ ये दोनों भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये 2 टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और अगर इंटरमोलिकुलर मीन्स आपका विद इन अ मॉलिक्यूल, तो इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या, विद इन अ मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रा।
और इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब विथ इन अ मॉलिक्यूल, तो एक ही मॉलिक्यूल है उसमें ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, तो वो आपका इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट तो जैसे अपन यहाँ पे प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन में आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका इंट्रामोलिकुलर का, ठीक है। तो ये आपका अल्फा हेलिक्स जिसमें आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग आपके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो अलग अलग प्रोटीन है और इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो ये हो गया आपका इंटरमोलिकुलर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो लिक्विड स्टेट है, इसमें अगर अपन वाटर का एग्जांपल लेते हो, लिक्विड स्टेट में मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 3.4। तो इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट यहाँ पे आपके मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। तो ये अपन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपके हाईली डायरेक्शनल होते हैं। उसके बाद में एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक एटम, जो अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू पार्टनर्स, और हमने एक और पॉइंट पढ़ा था दैट इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ आपका बॉन्ड लेंथ, तो लेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड का जितना कम रहेगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, उतना ही वो स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट हाइड्रोजन का डोनर है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन का डोनर रहेगा। उसके बाद में ये फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन का डोनर है। तो सबसे लास्ट में देखो एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का डोनर है। तो अगर हम फर्स्ट केस और लास्ट केस को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डोनर है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है। दूसरे केस में क्या लिखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डोनर है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर डेल निगेटिव। तो ये फर्स्ट केस और ये सबसे लास्ट वाला केस मतलब फिफ्थ वाला एग्जांपल है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, जिस बॉन्ड में हाइड्रोजन का डोनर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है देन दी नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है देन दी नाइट्रोजन। तो जिस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डोनर है उसका ही एनर्जी आपका ज़्यादा होता है। तो इसका एनर्जी है 7 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल। तो इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी है 2 to 3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल। तो इन दिस वे आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉन्ड एंगल देखना, बॉन्ड लेंथ आपको देखना है एंड फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। जिस बॉन्ड में हाइड्रोजन का जो डोनर है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को हम सिंपली एक्सप्लेन करते कि आपका जो फोर्स दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में दिखाई दे रहा है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब फोर्स दैट कॉज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एग्रीगेट टुगेदर। तो दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है, दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आपके मीडियम में प्रेजेंट है
तो वो उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस डेवलप होता है और दोनों भी एक जगह पे एग्रीगेट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते ऑयल ड्रॉप का, तो ये आपका ऑयल ड्रॉप है। ऑयल ड्रॉप को हमने वाटर में ऐड करने के बाद में क्या होगा कि जो भी आपका वाटर है इसके सराउंडिंग में, जो भी आपका ऑयल ड्रॉप है इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्डर स्टेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये अपन ने ऑयल ड्रॉप को ऐड किया है। ऑयल ड्रॉप को ऐड करने के बाद आपका जो ऑयल ड्रॉप है इसके सराउंडिंग में बहुत सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में ऑर्डर स्टेट में एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 अगर ऑयल ड्रॉप अगर ऐड किया है तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ऑर्डर स्टेट में चले जाएंगे अराउंड दी ऑयल ड्रॉप। तो ये आपका ऑयल ड्रॉप जिसके सराउंडिंग में आपके सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑर्डर स्टेट में चले गए। ऑर्डर स्टेट में जाने के बाद में यहाँ पे आपका जो एंट्रोपी है मीडियम का ये कम हो जाता है। तो बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके रैंडम स्टेट में प्रेजेंट है, ये आपके इनका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, आपके पास में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो सभी के सभी डिसऑर्डर स्टेट में थे। तो हम अगर इनिशियल कंडीशन अगर कंसिडर करते हैं मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे अपन ने ऑयल को ऐड नहीं किया था तो वहाँ पे एंट्रोपी डेल एस मतलब क्या, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मतलब क्या, डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पे ऑयल ड्रॉप ऐड करते तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऑर्डर स्टेट में गए और इसका रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। अब वाटर क्या करता है, खुद के एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए, खुद का डिसऑर्डरनेस बढ़ाने के लिए, रैंडमनेस बढ़ाने के लिए ये दोनों भी ऑयल ड्रॉप को क्या करता है, एक दूसरे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से फाइनली आपका एक लार्ज ऑयल ड्रॉप फॉर्म होगा। तो ये आपका लार्ज ऑयल ड्रॉप फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो एक लार्ज ऑयल ड्रॉप फॉर्म हो गया। लार्ज ऑयल ड्रॉप फॉर्म होने के बाद में आपके जो इनिशियल स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल ऑर्डर स्टेट में गए थे, तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन में एक ऑयल ड्रॉप सराउंडिंग यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स और दूसरा ऑयल ड्रॉप के सराउंडिंग में 50 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ऑर्डर स्टेट में गए। यहाँ पे दोनों ऑयल ड्रॉप कंबाइन होने के बाद में एक लार्ज ड्रॉप बना और आपका इसके सराउंडिंग में अभी बच गए 70। इसका मतलब 30 वाटर मॉलिक्यूल जो है आपके ये फ्री हो गए। तो 30 वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गया, मतलब यहाँ पे डेल एस क्या हो गया, बढ़ गया एज कंपेयर विद सेकेंड कंडीशन। तो हमारा जो सेकेंड कंडीशन था उसके कंपैरिजन में थर्ड कंडीशन का एंट्रोपी बढ़ा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी पहला कंडीशन मतलब आपका ये वाला पहला कंडीशन जहाँ पे अपने ऑयल ड्रॉप ऐड नहीं किया था वाटर में, उसका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में आपने ऑयल ड्रॉप ऐड किया तो उसका एंट्रोपी क्या हो गया, कम हो गया। तो एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन सेकेंड। उसके बाद में आपका जो थर्ड कंडीशन आया तो उसके कंपैरिजन में सेकेंड का एंट्रोपी अगर देखोगे तो अभी आपका थर्ड कंडीशन में ऑयल ड्रॉप कंबाइन हुआ है और यहाँ पे इसका भी एंट्रोपी सेकेंड से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बट थर्ड जो आपका कंडीशन है इसका एंट्रोपी फर्स्ट से कम ही रहने वाला है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल
ऑयल ड्रॉप के सराउंडिंग में ऑर्डर स्टेट में ही है, ठीक है। तो इन दिस वे जो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, मतलब यहाँ पे दो ऑयल ड्रॉप जब मिक्स होते हैं तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, ये एंट्रोपिक इफेक्ट है वाटर का। तो वाटर का एंट्रोपी कम होने के कारण वाटर क्या करता है, ये दोनों ऑयल ड्रॉप को एक दूसरे की तरफ पुश करता है और यहाँ पे फाइनली लार्ज ड्रॉप आपका फॉर्म होता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को हम तभी पढ़ सकते जब आपका पोलर इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका पोलर कंडीशन हो, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इसको अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है ये दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है हेक्सेन मॉलिक्यूल, इसको वाटर में अगर अपन ऐड करते तो वाटर में ऐड करने के बाद कुछ देर के बाद में हेक्सेन मॉलिक्यूल आपके कंबाइन होंगे, तो इसका एंट्रोपी जो है ये कम हो जाता है। तो इसका एंट्रोपी आपका एज कंपेयर विथ दिस कंडीशन ज़्यादा होता है, इसलिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ेगी आपकी, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, मतलब दो ड्रॉप से एक ड्रॉप बनेंगे। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आपके दोनों हेक्सेन मॉलिक्यूल को एक दूसरे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एंट्रोपिक इफेक्ट होता है। तो वाटर का एंट्रोपी अगर घटेगा तभी आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में है वंडर वॉल इंटरेक्शन। वंडर वॉल इंटरेक्शन जो है इसका एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। तो वंडर वॉल इंटरेक्शन जो है इसका एनर्जी आपका 0.424 किलो जूल पर मॉलिक्यूल तक हो सकता है। ये सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है और ये तभी फॉर्म होता है जब आपके बाकी के सारे वीक इंटरेक्शंस फॉर्म होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एक्ट करेगा, तब जाके सारे एटम्स एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना स्टार्ट होते हैं। और जब ये सारे एटम्स एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तब जाके इनके बीच में वंडर वॉल इंटरेक्शन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वंडर वॉल इंटरेक्शन जो है इट इज़ नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। तो जब आपका दो एटम्स जो है इसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन फॉर्म बिटवीन नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे आपका एक बायोमोलिक्यूल्स की अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास में प्रोटीन है, प्रोटीन के बीच में आपका इंट्रामोलिकुलर एज वेल एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जब हम प्रोटीन को फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन काम करता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग में सबसे पहले आपका काम करेगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद में काम करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद में आपका काम करता है आयोनिक इंटरेक्शन। और ये सब इंटरेक्शन आपके एक्ट करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, जहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो है इसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है। तभी अपन बोलेंगे कि सबसे लास्ट में एक्ट करेगा आपका वंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन सा एक्ट करेगा, वंडर वॉल इंटरेक्शन। तो वंडर वॉल इंटरेक्शन जो है ये इजीली आपका ब्रेक हो सकता है क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट होता है, ठीक है ना। तो जिस रेडियस के ऊपर या जिस डिस्टेंस के ऊपर आपका वंडर वॉल इंटरेक्शन फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं वंडर वॉल कॉन्टैक्ट रेडियस, ठीक है। तो इट इज़ बैलेंस बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप ओवरलैप करोगे इलेक्ट्रॉन के शेल को तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी आने के बाद में इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और बॉन्ड आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वंडर वॉल जो आपका इंटरेक्शन है
ये पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही फॉर्म होता है, जिसको अपन वंडर वॉल कॉन्टैक्ट रेडिएशन बोलते रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे। बट अगर अपन ने डिस्टेंस को कम कर दिया तो यहाँ पे आपका रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे रिपल्शन होता है तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड आपका फटाक से ब्रेक हो जाएगा। जहाँ पे आप अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का बैलेंस करोगे वहीं पे आपका वंडर वॉल इंटरेक्शन फॉर्म होगा, और उस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है इसको अपने कोवैलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था कि आपका ये दो एटम जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना जब स्टार्ट होते हैं तो दोनों के बीच में एनर्जी जो रहेगा ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, एंड फाइनली यहाँ पे जब दो एटम रिपल्शन एंड अट्रैक्शन को बैलेंस करते वहाँ पे आपका बॉन्ड स्टेबलाइज होता है, और उसको अपन बोलते हैं ये आपका क्या है, वंडर वॉल रेडियस है। ये डिस्टेंस जो रहेगा आपका ये वंडर वॉल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, या इसको अपन बोलेंगे वंडर वॉल रेडियस। और जो एनर्जी आपका डिक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका बॉन्ड एनर्जी है। तो ये इंडिकेट करता है किसको, आपके एनर्जी को, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस को और कम करोगे आप, मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा करोगे, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस अगर आपका कम हो गया तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स जो है ये डोमिनेंट हो जाएगा आपके अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर, और एनर्जी आपकी बढ़ना स्टार्ट होगी। एनर्जी अगर आपकी बढ़ना स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो आपका बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका वंडर वॉल जो आपका इंटरेक्शन है इसका एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर होता है दैन दी थर्मल एनर्जी। तो आपका जो वंडर वॉल एनर्जी है इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन दी एवरेज थर्मल एनर्जी, दैट इज 0.6 किलो कैलोरी मोल, ठीक है ना। तो आपका वंडर वॉल एनर्जी जो है ये 0.4 to 4 किलो जूल के पास होता है, और ये थर्मल एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये इजीली आपका क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड जो है इसको अपन ने कवर किया था आपके कोवैलेंट बॉन्डिंग में, जहाँ पे अपन ने जहाँ पे अपन ने कॉन्टैक्ट रेडियस और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, इसको अपन ने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग है ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि इसके ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये आपका नियर अबाउट 6 मार्क का पोर्शन है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखनी है, तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि बॉन्ड आपके कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग अलग बॉन्डिंग पढ़े। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें आपने कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, ये बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमने वीक इंटरेक्शंस पढ़े। तो वीक इंटरेक्शंस में अपन ने अलग अलग इंटरेक्शन पढ़े। तो वीक इंटरेक्शन में अपन ने आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो आयोनिक इंटरेक्शन कब बोलोगे, आयोनिक बॉन्ड कब बोलोगे, तो उसके लिए हमने कोलम्स लॉ पढ़ा, जिसमें फोर्स इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा Q1 इंटू Q2, मतलब फोर्स बिटवीन दी टू आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑन दिस आयंस। उसके बाद में डिवाइडेड बाय r²। तो डिस्टेंस आपका जितना कम रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। और अपन ने बोला डी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी आपका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है
उससे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड रहेगा। तो जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ेंगे, मतलब ब्लड में अपन केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, तब आपका जो आयनिक इंटरेक्शन है तब फॉर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर होता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको आयनिक इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे आपको, बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको आयनिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, और आपका जो आयनिक बॉन्ड है ये आपको आउटसाइड, मतलब वैक्यूम में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अलावा हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी। हाइड्रोजन बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फॉर्म होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन का डोनर एक एक्सेप्टर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको एनर्जी को ज़्यादा फोकस करना है कि किस हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा होता है, कैसे एनर्जी किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें अपन ने 3 अलग अलग फैक्टर्स पढ़े थे। बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, उसके बाद में एंगल पढ़ा था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के बाद में सबसे लास्ट में आपका वंडरवॉल इंटरेक्शन। वंडरवॉल इंटरेक्शन, और वंडरवॉल इंटरेक्शन तब फॉर्म होता है जब अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों को भी बैलेंस करते हैं। तो इसमें आपका जो वंडरवॉल का जो एनर्जी होता है ये U इज इक्वल टू रहेगा 1/r⁻12 प्लस 1/r⁻6, एंड r⁻6 जो है ये अट्रैक्शन को डिनोट करने के लिए है। तो आपका r⁻12 जो है ये आपका रिपल्शन को डिनोट करने के लिए है, ठीक है। तो r⁻12 इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 की जगह पे आप यहाँ पे a लिख सकते हो, यहाँ पे आप b लिख सकते हो। तो इक्वेशन को कैसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो 1/r⁻12 या a/r⁻12 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब हमने आज यहाँ पे पढ़ा आपको। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी भी पूछा जाता है। तो जो भी वीक इंटरेक्शंस है ये सारे वीक इंटरेक्शंस का आपको बॉन्ड एनर्जी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन दिस वे हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो है ये आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट या फिर बफर सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।